हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक, टुडेज टॉपिक इज, कल हम तुम्हें पढ़ा रहे थे यूनिट वेक्टर के बारे में, है ना। कल हमने मोशन इन ए प्लेन में तुम्हें पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लो। वेक्टर, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर में क्या था, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके बाद कल हमने तुम्हें बताया था क्या, कि वेक्टर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि एंड ओबे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कुछ एडिशन ऑफ टू वेक्टर के लॉज होते हैं, उनको भी ओबे करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज होगी। वरना कुछ क्वांटिटीज में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, लेकिन दे आर नॉट वेक्टर। ठीक, और सम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर अब हमको बहुत आराम से मालूम पड़ गया है, जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ और हेड टू टेल मेथड। उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड। इसके बाद हमने तुम्हें एडिशन ऑफ टू वेक्टर बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। नाउ इसके बाद हम तुम्हें बता रहे थे यूनिट वेक्टर। देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये चैप्टर आगे की ओर इम्प्रूव कर रहा है ना, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो नाउ फिर से एक बार देखें हम, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में हमने तुमको बताया, जैसे कोई वेक्टर हमारे पास ए है, राइट। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, है ना, बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसका मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, एरो को हटा दो। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 है ना, तो समझ लेना कि ये क्या है, तुम्हारा यूनिट वेक्टर। तो नोट डाउन कर लो, नोट कर लो अपनी कॉपी पर। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। यानी अगर मान करके चलो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका देखो, ए कैप, क्या पढ़ते हैं हम, ए कैप, इसको कहेंगे कैप या कैरेट या नेबला। ए कैप इक्वल टू, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कब मिलेगा, जब उसके मैग्नीट्यूड वेक्टर को हम उसके टोटल मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड। बोलो राइट, ठीक, ओके। कल हम यही बता रहे थे, यानी इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी ऑब्टेन इट्स यूनिट वेक्टर। या फिर यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए, राइट। या फिर वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस इसका मतलब समझो इसको। हमारे पास कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और हमें वेक्टर बनाना है, देन बी मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड बाय इट्स डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, केवल वो डायरेक्शन शो करेगा। मैग्नीट्यूड तो 1 है, और 1 का मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 अगर है तो 5 ही तो रहेगा। मतलब क्या है, जनरली हमारे पास अगर ये कोई यहाँ पर वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दिया है और डायरेक्शन दिया है कोई भी एन कैप, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना दिया है, एन कैप, और हमें वेक्टर लिखना है तो वेक्टर क्या होगा, ए इक्वल टू 5 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। यानी मैग्नीट्यूड को केवल हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं, जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो गया ये, अच्छा, ये नोट करते जाना सभी एग्जाम्पल्स। फिर से देखो, मतलब हमारे दिमाग में ये बात हो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और वो केवल क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा मैग्नीट्यूड 1 के साथ। अब यहाँ पर जरा देखना, जनरली हमारे पास मोशन इन ए प्लेन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक क्या लेंगे, वाई एक्सिस, और एक क्या लेते हैं हम, बोलो जेड एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस दिस इज द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हम जनरली यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, याद रखना, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे यूनिट वेक्टर, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेंगे हम, के कैप।
और चूंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1। पूरे फिजिक्स में आगे जाकर के इस चैप्टर में और फिजिक्स में हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हम क्या लेते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप एंड देयर मैग्नीट्यूड 1। ठीक, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो, बहुत बेसिक थ्योरी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन, है ना। देखें फिर से, इसके बाद कुछ और छोटे टर्म हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे टू वेक्टर्स कब इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। ओके, इक्वलिटी, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे। हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। ठीक, अगर हमको इन्हें इक्वल बनाना है तो इक्वल का मतलब क्या है, क्योंकि वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन देयर लेंथ एंड आल्सो सेम इन डायरेक्शन। सिंस वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर टू वेक्टर्स आर इक्वल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल हैं, देन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। इसको लिख दो, ठीक है, ये इक्वल वेक्टर है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दे आर इक्वल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। लिख देना नोट्स में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार से, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, अगर दोनों में से कोई एक इनइक्वल हो जाए, अनइक्वल हो जाए, है ना, देन वेक्टर बिकम्स अनइक्वल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, इफ एनी ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इफ एनी ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are unequal, then two vectors are said to be unequal, यानी they are not equal। तब दोनों वेक्टर तुम्हारे क्या होंगे, अनइक्वल, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, है ना, अनइक्वल। ये छोटे छोटी प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की जो हमें यहाँ पर अप्लाई कराना पड़ेंगी आगे। नाउ अब बहुत खास पॉइंट है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखें जरा, ठीक है, हाँ, हटा दे इसको, देख सभी लोग ध्यान से देखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़े बच्चे को ध्यान से देखना है ना, सब इनको ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, देखना जरा, पहले रिजोल्यूशन का मतलब समझो। कल हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ओके, देन देयर रिजल्टेंट क्या आ रहा था, आर। और हमने क्या लिखा था, आर इक्वल टू, और इसको हेड टू टेल कर करके ऐसे लिए थे ना, लाइक दिस, ओके, और बाद में इसको ये मिला दिया था। ठीक है, यहाँ पर हम वेक्टर बी ले लें, चलो यहाँ तक आया ना, तो यहाँ तक ले लें, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस आर इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये इसकी हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर दी थी, डायरेक्शन, थीटा एंगल, राइट, ये थी पोजीशन। यहाँ पर ये जो वेक्टर आर है, दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। और सही है, यानी अगर हम इस वेक्टर, अगर हम तुमसे ये कहें कि यू ब्रेक द वेक्टर आर, इसके कंपोनेंटों में इसको तोड़ो, तो यहाँ पर तुम साफ कह दोगे कि इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट, एक पार्ट इसका क्या है, बी पार्ट है, राइट है। एक प्रकार से रिजल्टेंट वेक्टर जो आर हमारे पास है, दिस इज मेड बाय टू वेक्टर, और जब इसको इसके कंपोनेंटों में तोड़ोगे, इसके पार्ट वेक्टरों में तोड़ोगे, तो ये किस में स्प्लिट अप हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी में। यही कहलाता है यहाँ पर रिजोल्यूशन। बहुत सिंपल फॉर्म में ये क्या कहलाता है यहाँ पर, रिजोल्यूशन मीन्स टू से द स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को, है ना, चाहे तो नोट कर लें, है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स
कंपोनेंट वेक्टर, then this process known as resolution of a vector, and this process is known as resolution of a vector. ठीक है ना, नेक्स्ट ये बना करके है ना, यानी आर जो वेक्टर है वो क्या है, ए और बी में जैसे तोड़ दिया। यहाँ पर अगर हमें आर वेक्टर ए और बी से मिलकर के बना है, तो जब हम आर को स्प्लिटिंग अप करेंगे, अपोजिट प्रोसेस ऑफ है ना, अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, तो ए और बी में टूट जाएगा। ठीक, राइट, ऐसे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये देखना, अब यहाँ पर बहुत खास पॉइंट धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा, बहुत मैकेनिक्स में बहुत जगह काम आता है ये। देखना, यहाँ तो हमें जैसे मालूम था कि वेक्टर आर जो है वो ए और बी से मिलके बना है। अब हमको ऐसे नहीं मालूम है कि हमारे पास कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर हमको दिया है वेक्टर ए। ठीक, हम इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर ए, ओके। ओपी वेक्टर हमको ए वेक्टर दिया है। ठीक, देखो जरा, अब हमको इसके कंपोनेंट निकालना है। ये वेक्टर किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। इसके कंपोनेंट निकालने का तरीका है, देखो ये वेक्टर का ओपी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसकी एक्स एक्सिस से क्या ले लेंगे हम, डायरेक्शन। यानी दिस वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, ओपी। ओपी वेक्टर जो है हमारा वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओपी ए, और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना है, थीटा। हमें इसके कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो तरीका क्या है, इसके हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कंपोनेंट प्रोजेक्शन डाल दें, दिस इज एंड दिस इज, है ना। सो ये हमें ओपी वेक्टर जो है ओपी, यहाँ पर हम क्या ले लें, क्यू, और यहाँ पर ले लेते हैं आर। देखो जरा, जैसे ही इसके तुमने हेड से परपेंडिकुलर डाला, ये वेक्टर मिला तुम्हारा, एक कंपोनेंट ये मिला, ये इस वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा ए एक्स। ठीक, ये तुम्हारा वेक्टर हो गया ए एक्स वेक्टर, और यहाँ पर ये जो वेक्टर मिलेगा, ये जो वेक्टर मिला ए एक्स, और यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, ए वाई। मल्टीप्लाई नहीं है, सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस वाई इज फॉर अलोंग वाई एक्सिस। केवल इसके लिए लिखे हैं कि ए के नीचे एक्स, यानी दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, राइट। अब जरा देखो, क्या एडिशन लॉ से ये ए एक्स और ए वाई को अगर हम ऐड करोगे तो क्या वेक्टर ए मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, ये पैरेलल वेक्टर है, ये ए वाई है तो ये भी ए वाई है। इसके पहले वेक्टर के हेड पर सेकंड का हमने टेल रखा, ठीक है, तो देखो तुमको वेक्टर ए मिल गया। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए, दिस इज, ये लिख दो। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई जो हैं आर द कंपोनेंट वेक्टर, आर द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए। यानी एक वेक्टर ए के वेक्टर ए और ए एक्स और ए वाई क्या हैं, उसके कंपोनेंट। बोलो राइट, ठीक है, ये होता है। इस प्रकार से हमने अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इसको हमें और थोड़ा सा और एलिब्रेट करना है। देखो जरा, ये लिखेंगे कैसे हम, ये क्या है, वेक्टर ए एक्स का लेंथ, वेक्टर ए एक्स का लेंथ होने का मतलब मैग्नीट्यूड। अगर हम इस वेक्टर ए एक्स में, है ना, इसके मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं क्या, ए एक्स, ठीक है, ये जो लेंथ है ओ क्यू, राइट। इसमें डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करा दें यूनिट वेक्टर का, तो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर का, तो वेक्टर मिल जाएगा। और एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वेक्टर, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। मीन्स ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। इसी प्रकार से प्लस, यहाँ पर ना लिख करके यहाँ लिख दें हम अलोंग जे आर एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, प्लस ए जे ए वाई इंटू के कैप। यानी दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग, है ना, वेक्टर ए, एंड दिस इज योर नॉट ए एक्स, दिस इज ए वेक्टर।
यानी वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक, यानी वेक्टर ए एक्स जो है एलोंग एक्स एक्सिस, इसके मैग्नीट्यूड में एलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करा दें और एक्स एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर शो करता है आई कैप। इसी प्रकार से ए वाई इक्वल टू क्या होगा, ए वाई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एलोंग टू जे एक्सिस। आ गया, ये होता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और धैर्य के साथ पढ़ना अच्छी तरह है ना, धीरे धीरे, बहुत सरल चीज़ें हैं और सिमिट्री बहुत अच्छी तरह है, याद हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है, तो है ना, क्लियर हो जाता है बहुत। देखो, हमने एक वेक्टर को उसको कंपोनेंटों में तोड़ा। ठीक, दिस इज वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब इसी वेक्टर का हमें इसके कंपोनेंट के फॉर्म में क्या निकालना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, direction and magnitude of a resultant vector in its component। फिर से हम यही डायग्राम बनाएं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर कोई वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर एलोंग दिस मेक्स एन एंगल थीटा। यहाँ पर ये वेक्टर हमारा ए एक्स है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, ओ पी क्यू, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके क्या ले लेंगे हम, आर, ए एक्स, और ये लेंथ कितनी है, वाई। ठीक, ये हमारे पास वेक्टर ए है, हम यहाँ को लिख देते हैं वेक्टर ए। देखो, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर हम ओ पी क्यू में पहले साइन थीटा या कॉस थीटा, चलो पहले ले लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या होगा, साइन कॉस थीटा इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू ए एक्स, इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कंपोनेंट है या नहीं है, तो इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये कंपोनेंट कितना है, ए एक्स अपॉन कितना होगा, ओपी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ठीक, तो कितना निकल आया तुम्हारा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। देखो, ये कंपोनेंट निकला रिजल्टेंट वेक्टर ए के टर्म में और डायरेक्शन के टर्म में। इसी प्रकार से फिर से इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा ले लें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन ओ पी। तो पी क्यू इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। सो पी क्यू इक्वल टू ओ पी का फिर से पी क्यू क्या होगा तुम्हारा, देखो ये पी क्यू इसके पैरेलल है, जितना ये है उतना ही ये है, यानी दिस इज योर ए वाई। ठीक, सो ए वाई वी कैन राइट दिस, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। फिर देखो, क्या ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं या नहीं है, तो हम अगर इनको स्क्वायर और ऐड कर दें तो नीचे लिखो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो इनको स्क्वायर और ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 1। तो क्या आएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला। और इसको लिख दो थोड़ा सा अच्छी तरह, ए इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। फार्मूले का मतलब समझना जरा, जैसे ठीक, मतलब यहाँ पर हमको एक वेक्टर ए जो दिया है, यहाँ पर वो कंपोनेंट के फॉर्म में किस फॉर्म में होगा, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बोलो राइट, इस फॉर्म में है ये फार्मूला या नहीं है, कंपोनेंट के फॉर्म में
यानी ए एक्स और ए वाई क्या है, वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं। अगर हमें इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, देन हमने क्या किया, उनके कंपोनेंट के स्क्वायर कर करके रूट कर दिया। जबकि कंपोनेंट कैसे हैं उसके, रेक्टेंगुलर अलोंग एक्स एंड बाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अगर कोई फार्मूला इस फॉर्म में दिया हो और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है कोई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। अब इसका क्या निकालें हम, डायरेक्शन। तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, जरा डिवाइड करो इसको, इससे क्या आएगा, ए साइन थीटा ओके अपॉन ए कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है ना, इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा, सो टेन थीटा इक्वल टू योर आएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, दिस इज, दिखाई दे रहा ना ये, हाँ। सो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। पूरा इसको एक बार समराइज करेंगे, हटा देते हैं। So theta equal to, we can also write this, theta equal to tan inverse ay upon ax। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। देखो एक बार फिर से कंक्लूजन सब देखें, ये डेरिवेशन है, स्टेप है, ये आते हैं, ठीक है। If a vector is given in its component, right, a equal to ax I कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तो इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड a इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक। जबकि रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा थीटा एंगल किससे बना रहा है, बोलो किससे बना रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग, मिक्स विथ एक्स एक्सिस। अगर बाई एक्सिस से बनाता तो हम उसके अनुसार चेंज कर देंगे, फिर फार्मूला तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, राइट। सो दिस इज योर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक, एक्स वाई प्लेन में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली करके अगर जेड प्लेन भी होता है ना, एक्स वाई जेड होता, तो हम तुमको समझा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर जेड होगा तो अगर कोई वेक्टर हमारे पास ऐसे दिया हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड डायरेक्शन, ठीक है, इसका पूरा एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो हम तुम्हें करने देंगे, और कोई वेक्टर हमारे पास ए है, राइट, ठीक, ठीक। इसका कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ए एक्स, एलोंग वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट कितना हो, ए वाई, और एलोंग जेड एक्सिस इसका कंपोनेंट कितना हो, ए जेड, राइट। तब इस वेक्टर को हम लिखते हैं ओ पी वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम लिखते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में बिल्कुल उसी तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और चूंकि अब जेड एक्सिस के अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आई कैप, यहाँ पर जे कैप, और यहाँ पर क्या होता है, के कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए जेड ऑफ के कैप, ये ले लें। यानी अगर एक्स वाई की जगह जेड प्लेन भी है ना, जेड भी है, तो जेड में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा वेक्टर ए का, ए जेड कंपोनेंट, और यूनिट वेक्टर क्या है जेड एक्सिस के अलोंग, के कैप, तो के कैप का भी मल्टीप्लाई करा दिया, यानी ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, ये होता है। अब यहाँ बात डायरेक्शन की केवल आती है, डायरेक्शन कोसाइन से निकालते हैं डायरेक्शन। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा, तो ये हम तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स है उसमें कराएंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे थीटा तो होगा नहीं, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से डिफरेंट एंगल बना रहा, तो उसका हम अलग से निकाल के दिखाएंगे तुमको। एक न्यूमेरिकल्स जब आएगा ना, तो वो कहलाते हैं इसके क्या, डायरेक्शन कोसाइन। आ गया रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर समझ में, एलोंग एक्स वाई प्लेन एंड एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक।
अब अगला पॉइंट लिखो, इसी से ही है कनेक्ट वो भी। नेक्स्ट हेडिंग, अब हम एक्स वाई और एक्स वाई जेड प्लेन में पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला हेडिंग लिखो पोजीशन वेक्टर। सभी अब हमें कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। देखो बहुत सरल है, और ये सरल क्या, बहुत समझना आसान है इसको। जैसे अब हम कंपोनेंट के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, सुनना जरा। देखो पहले एक्स वाई में लिखते हैं, सिमेट्री करके हम जेड एक्स, एक्स वाई ऑरिजिन, ये कोई पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं ओपी। पोजीशन वेक्टर को हम क्या लेते हैं, आर से पोजीशन, ठीक। कैसे इसका कंपोनेंट निकलेगा एलोंग एक्स और वाई एक्सेस, हम क्या मेथड क्या है इसके, हेड से क्या डाल दें, क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, है ना। इस तरीके से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए, बोलो राइट। इसका ये जो वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस निकलेगा, ये क्या होगा, वेक्टर एक्स, और वाई एक्सिस के एलोंग जो पोजीशन के फॉर्म में वेक्टर निकलेगा, पोजीशन वाई, सो वेक्टर वाई। ओपी इसको नाम क्यू दे देते हैं, और इसको नाम हम कैपिटल आर दे दे रहे हैं, राइट। यानी पोजीशन वेक्टर आर जो तुम लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, आर विल बी द सम ऑफ कंपोनेंट वेक्टर, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, बरे ये लिखते चलना सब। ठीक है। और अगर इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग ये लेंथ हो कितना, एक्स, ठीक है, एक्स, और यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप, यानी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। इसी प्रकार से इसका लेंथ जो वेक्टर वाई है, इसका लेंथ हो कितना, मैग्नीट्यूड वाई, और यूनिट वेक्टर टेकन जे कैप। सो योर पोजीशन वेक्टर कंप्लीट बिकम्स इन कंपोनेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड पूछें तुमसे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वही फार्मूला जो अभी रिजोल्यूशन में पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, अगर आर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे लगाते हैं मैग्नीट्यूड, और आर इक्वल टू होगा क्या, इसके कंपोनेंटों के स्क्वायर का रूट, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखते चले ये सब फार्मूले। और इसका अगर पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, तो इसकी डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस से टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आ गया समझ में। यानी वाई एक्सिस का ये कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला है पोजीशन वेक्टर का, और ये इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से। यहीं पर नोट करो पॉइंट। अगर मान के चलो कि ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस से ना होकर के वाई एक्सिस से बना रहा होता, तब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता तुम्हारा, वाई अपॉन एक्स की जगह क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन वाई। तब ये इसके इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तब तुम्हारा हो जाता। अगर लिख देना नीचे, इफ एंगल मेक्स बाय पोजीशन वेक्टर विथ वाई एक्सिस इस थीटा, अगर वाई एक्सिस से एंगल थीटा मेक हो, तब टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, या कॉट थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, बात बराबर है क्या, राइट। तब ये हो जाएगा। बोलो आ गया। ये फार्मूला हमारा पोजीशन वेक्टर के लिए है, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये एक्स वाई प्लेन है, सिमिलरली करके अगर जेड भी होता, ये किसमें है, एक्स वाई में, ठीक है। इसी प्रकार का सिमिलरली करके कर दो, ये सिमिलरली फॉर एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन अगर हो तो बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा ये पोजीशन वेक्टर, होल थ्योरी में प्लस जेड एक्सिस और जुड़ जाएगा, यानी आर इक्वल टू योर पोजीशन वेक्टर बिकम्स आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्लस एक और जुड़ जाएगा कंपोनेंट एलोंग जेड डायरेक्शन, तो उस कंपोनेंट को ले लेंगे जेड, और इनटू यूनिट वेक्टर एलोंग जेड डायरेक्शन इज के कैप। तो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा,
अब इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है तो वही इसी तरीके से फार्मूला लिखोगे, r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हम एक सवाल लेकर के यहाँ पर पूछते हैं, है ना, सवाल लेकर के बताना जरा इस पर। जैसे कि ऐसे सवाल बहुत छोटा सवाल है ना, बस अप्लाई कराना बता रहे हैं, फिर तो अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे। मान करके चलो कि जैसे हमको एक कोई वेक्टर दिया हो, यहाँ पर हम ले रहे एक वेक्टर ए हमें दिया है 3i कैप कंपोनेंट के फॉर्म में प्लस 2j कैप, है ना, प्लस, है ना, 4k कैप। थोड़ी देर के लिए सिंपल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, राइट। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सवाल, है ना। अब वो कहता है कि निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक वेक्टर हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, फार्मूला ये क्या है, ए इक्वल टू, अगर तुम इससे कंपेयर कराओगे कंपोनेंट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, और ए इक्वल टू होता है कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के टर्म में इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, ए वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है प्लस, और ए जेड की वैल्यू कितनी है, प्लस 4 है। ऑल राइट, सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, है ना, वही फार्मूला लगाएंगे ना, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4, ठीक है, प्लस 16 इक्वल टू जो भी आंसर आए, है ना, 29। इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में अगर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। होगा, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। अगला और हम देखते हैं आज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ रहा समझ में सबको, समझ में आना चाहिए, चीज़ें हैं बहुत इजी और सब कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये नहीं पढ़ेगा और इसकी क्लास को छोड़ दे, हैं, या फिर इस टॉपिक को छोड़ दे, तो आगे उसको फिर बहुत प्रॉब्लम भी आएगी समझने में चीज़ों को, है ना, क्योंकि मोशन में आगे के चैप्टर भी मैकेनिज्म में ये सब कनेक्टेड हैं सभी चीज़ों से ना। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होगा। देखो, अभी हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, एक्स वाई प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर था। इसको अगर हम डायग्राम पर, अगर हम इसको एक्स खींच करके देखें यहाँ पर, है ना, कोऑर्डिनेट में, तो एक्स वाई ये, ठीक है, पहले पार्टिकल की पोजीशन पी है, राइट, पी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लोगे तुम, ये, ठीक, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके इसका पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं आर। चलो R1 ले रहे हैं हम, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R1 है, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या निकलेगा, इसका x1, और ये क्या निकलेगा, दिस इज योर y1। बोलो बात सही है कि नहीं है। ठीक, थोड़े समय बाद पार्टिकल यहाँ से, है ना, कहीं पर आया, यहाँ पर और चलो है ना, और कहाँ पर कहीं गया, यहाँ पर आ गया, मान के चलो P डैश पर। ठीक, जब P डैश पर आया तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2, राइट। और जब R2 हुआ तो R2 हो गया तो क्या हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, x एक्सिस के अलोंग x2, और परपेंडिकुलर डाल करके यहाँ पर क्या मिल जाएगा तुमको, y2। ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तुम्हारा डेल्टा R इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, और इसको हम कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू, ये क्या होगा तुम्हारा, देखो, x2i कैप प्लस y2 जे कैप, पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर R2 है, माइनस पोजीशन वेक्टर R1 क्या होगा, x1i कैप प्लस y1 जे कैप। ये R1 R2 पोजीशन वेक्टर रखे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इक्वल टू कॉमन ले लो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। ठीक है, कंपोनेंट लिखे आई कैप और जे कैप के, यहाँ पर क्या आएगा, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। सो डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू, देखो ये क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस डेल्टा एक्स आई कैप, प्लस ये कहाँ होगा, एलोंग वाई एक्सिस के एलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा वाई इंटू जे कैप।
यानी अपने आप तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया ये उसके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंटों के टर्म में आ गया, जो चेंज इन पोजीशन है, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा वाई इक्वल टू y2 माइनस y1 आ गया। देखो ये होता है, ठीक। इसी को हम अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम, देखो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट इक्वल है ना, रूट कौन सा कंपोनेंटों के स्क्वायर करेंगे, एक्स और वाई, तो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंटों के स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ना, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक। आज तक अभी यही रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में इतना ही रहने दो। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इट्स कंपोनेंट के फॉर्म में किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अब हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड और बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। देखो अपने आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंटों के फॉर्म में आ गया, पोजीशन वेक्टर होता तो अपने आप उनकी पोजीशन के टर्म में आ जाता है। इसी प्रकार से सिमेट्री को देखते हुए अगर कल हम तुम्हें पढ़ाएंगे वेलोसिटी